अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हम हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद सुहेल और मैं हूं ज़फर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है अंदर की बात, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल पॉडकास्ट। तो देखते हैं वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो देखते हैं। दोस्तों, जो इंसान आज हमारे साथ बैठे हुए हैं, देश के सारे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस इनसे राय मांगते हैं अब की बार 400 पार। इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। समझाइए क्यों। इलेक्शन कैंपेन को थोड़ा और ब्रेक डाउन कीजिए। एग्जैक्टली सोशल मीडिया पर किया क्या? आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के ऑलमोस्ट 80 से 90 लाख व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं। दोनों साइड से। दूसरी साइड के पास मुझे नहीं लगता कि उतना पैसा है। दे आर ब्रोक। तो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में पैसे एक टूल होते हैं। रैली वगैरह होती है, उसमें लोगों को पैसे दिए जाते हैं प्रॉपरली, बिकॉज आप जितना पूरे महीने में उतना नहीं देते हो, उतना वो 10 दिन की रैलीज अटेंड करने में कमा लेते हैं। पॉलिटिकल पॉडकास्ट का कुछ भी इम्पैक्ट रहा है? यंगस्टर्स बात करने लगे हैं। यंगस्टर्स में पॉलिटिक्स हैज बिकम अ कूल थिंग टू टॉक अबाउट। जस्ट मी एंड ध्रुव राठी बेबी। व्हाट्सएप के भारतीय इकोसिस्टम को ब्रेक डाउन कीजिए फ्रॉम एन इलेक्शंस पर्सपेक्टिव एंड फ्रॉम अ पॉलिटिक्स पर्सपेक्टिव। इन प्लेसेस लाइक कर्नाटका एंड तमिलनाडु एंड इन गुजरात एक मतलब बड़ा सा कैंपस है जिसके अंदर हजारों लोग बैठे हुए हैं अपने मोबाइल और लैपटॉप्स को लेके, एंड देयर ओनली जॉब इज कि जो ऊपर से इंस्ट्रक्शन आए कि ये व्हाट्सएप पे वायरल करना है, वो सिर्फ उसे व्हाट्सएप पे वायरल कर रहे हैं। उफ, क्या होती है एग्जिट पोल? एजेंसीज होती हैं कुछ, और मीडिया हाउसेस ये करते हैं कि कौन सी सीट कौन जीतने वाला है। बहुत सारे एग्जिट पोल्स स्पॉन्सर्ड होते हैं। इस साल भी इलेक्शंस धर्म के बेसिस पर डिसाइड होते हैं। मेजॉरिटी धर्म और कास्ट पर होते हैं। अनफॉर्चुनेटली आज की तारीख में आपको जो 2 एविल हैं उसमें से जो लेसर एविल है आपको उसे ही वोट करना है। थोड़ा ब्रूटल सवाल है, पर क्या हमारे देश के ऑलमोस्ट सारे हिंदू बीजेपी को वोट देते हैं? अगर सारे हिंदूज बीजेपी को वोट देते तो बीजेपी साउथ इंडिया में जीत रहा होता। और क्या ऑलमोस्ट सारे मुस्लिम बीजेपी को वोट नहीं देते? कुछ लोग कोशिश करते हैं, बट फिर धीरे धीरे उनको कर्टेल कर दिया जाता है। काफी सारे पॉलिटिकल पॉडकास्ट करे हमने टीआरएस पर इतना ज्यादा एक्सप्लोसिव और डायरेक्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधी बात, नो बकवास ओरिएंटेड पॉलिटिकल पॉडकास्ट आपने आज तक देखा नहीं होगा। जब मैं खुद पॉलिटिकल पॉडकास्ट के रिसर्च में घुसा रहता हूं ना, तब इनको कंसल्ट करता हूं, तब इनसे सवाल पूछता हूं। अकॉर्डिंग टू मी, शी इज वन ऑफ द शार्पेस्ट पॉलिटिकल कॉमेंटेटर्स इन आवर कंट्री। बहुत मजेदार कॉन्वर्सेशन है ये। बिल्कुल भी राइट लीनिंग या लेफ्ट लीनिंग, एंटी मोदी जी, प्रो मोदी जी कॉन्वर्सेशन नहीं है। सीधी बात करिए आज के पॉडकास्ट में। आई एम जेन्युइनली प्राउड ऑफ दिस वर्क। और ये मैं क्यों कह रहा हूं या आप आज देखोगे, क्योंकि श्रुति चतुर्वेदी का डेब्यू हो चुका है टीआरएस पर। वेरी वेरी गुड एपिसोड, मस्ट वॉच फॉर ऑल इंडियंस अकॉर्डिंग टू मी। एंजॉय। नमस्ते, जय हिंद। दोस्तों, जो इंसान आज हमारे साथ बैठे हुए हैं, देश के सारे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस इनसे राय मांगते हैं, इनसे मदद लेते हैं, कंसल्टेशंस लेते हैं। कहा जाता है कि इलेक्शन सीजन ना पॉलिटिशियंस के लिए गेम ऑन टाइम होता है। तो उसी गेम ऑन टाइम के दौरान श्रुति चतुर्वेदी का एक बहुत बड़ा रोल रहता है। और मैं खुद ये कहना चाहूँगा कि जितने भी हमारे पॉलिटिकल पॉडकास्ट रहे हैं, एक कॉल हमेशा मैं श्रुति को करता हूँ। मैं उनकी कंसल्टेशन लेता हूँ, उनके टिप्स लेता हूँ, उनके ट्रिक्स सीखता हूँ। एंड आई जेन्युइनली बिलीव कि द पॉडकास्ट वर्ल्ड इज नॉट रेडी फॉर श्रुति चतुर्वेदी। नमस्ते। नमस्ते। आप कैसे हो श्रुति? एकदम मजे में। या आप ऑफिशियल भाषा में समझाइए। मैं मदद करती हूँ लोगों की, मैं प्रोफेशनली नहीं करती ये काम। मैं सिर्फ मेरे दोस्तों की, या जो मुझे लगते हैं जो लोग देश के लिए सही में अच्छा काम कर सकते हैं और जो अच्छा काम कर रहे हैं, कैसे मैं अपनी कोई भी जो मेरे पास स्किल सेट है वो स्किल सेट उन्हें देकर कैसे उनकी लाइफ ईजी बना सकती हूँ, मैं वो बनाने पर काम करती हूँ। ये जो 2024 का इलेक्शन है, ये सोशल मीडिया से डिसाइडेड होगा? बिल्कुल बिल्कुल। इनफैक्ट
जैसे मैंने आपको कहा कि मैं ये पिछले 8-9 साल से देख रही हूँ, और जब मैं स्टार्टिंग में देखती थी और जब हम सोशल मीडिया की बात करते थे तो जो बहुत बड़े बड़े नेता होते हैं ना, दीज आर ये बूढ़े लोग हैं, मतलब मैं बूढ़ा भी नहीं कहना चाहूँगी, बट इनकी एज है, सीनियर है, तो उनके आसपास के भी जो लोग होते हैं, कह दो बूढ़ा। सॉरी, आई एम सॉरी फॉर बूढ़ा पॉलिटिशियंस, बट हाँ, मतलब जो है जिन्होंने शायद सोशल मीडिया, उनको लगता था कि ये बच्चों वाली चीज़ है, इससे हम इलेक्शन नहीं जीतते हैं। और ये मैं भी कहती थी कि इलेक्शंस आप सोशल मीडिया से नहीं जीतते हो, और तब जो सोशल मीडिया का बजट होता था वो मतलब मन रखने के लिए बस दे दिया है तो दे दिया है, वैसा होता था। दिस इलेक्शन इट इज़ सो डिफरेंट एंड इट्स सो फैसिनेटिंग दैट सबसे ज़्यादा बजट सोशल मीडिया को दिया गया है। हर चीज़ में ना आपकी आउटडोर एडवर्टाइजिंग का उतना बजट होता है, ना आपकी रैलीज का उतना बजट होता है जितना सोशल मीडिया का बजट होता है। वाह। So this election is completely on social media, and probably Bharatiya Janata Party had realized this in 2014 that social media was going to be so important. But जो opposition वाले कभी ऐसे बात करते थे, जो budgets में cut down कर रहे होते थे, अब कोई I have not met a single politician जिसने ये कहा हो कि सोशल मीडिया का बजट हम लास्ट में देंगे। यार यूट्यूब से कमाई कितनी होती है। पॉडकास्टिंग वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग जॉनर्स है फॉर मल्टीपल लेवल्स, पर इसके पीछे भी ना एक टेक्निक होता है, कुछ हैक्स होते हैं। मैं ये मानता हूँ कि अगर आपको यूट्यूब पर ग्रोथ मिल गई तो आपको सोशल मीडिया में ऑटोमेटिकली ग्रोथ मिल जाएगी, आप ऑटोमेटिकली पैसे कमाओगे। पर आज के ज़माने में यूट्यूब एक पॉडकास्ट होस्टिंग प्लेटफॉर्म बन चुका है। अगर आपको भी ये सीखना है कि पॉडकास्टिंग की शुरुआत कैसे करते हैं, तो आपका भाई लेके आया है एक कोचिंग बेस्ड कोर्स, बेसिक्स से लेकर एडवांस लेवल तक। अगर आपको भी खुद की पॉडकास्टिंग की जर्नी स्टार्ट करनी है तो ये है हमारा स्पेशल बियर बाइसेप्स के उसका पॉडकास्टिंग 101 कोर्स, लिंक डाउन बिलो। ओके, ताकि लोग इसे ज्यादा समझ सके, मैं आपसे ये पूछूंगा कि कंपेयर 2024 विद 2014 वर्सेस विद 2004, फर्क क्या था इन टर्म्स ऑफ इलेक्शंस, ताकि लोग ज्यादा समझे जो आपने अभी कहा उसे। सो बहुत ही नॉर्मल एक फॉर्मेट होता है हर इलेक्शन का, मतलब एक आपको एक बार टेम्पलेट बैठ गया ना दिमाग में, आप रात को सोते में से मुझे उठा के पूछ लोगे कि इसके बाद क्या होना है, तो मुझे पता है इसके बाद ये होना है। हर नेता को पता होता है, हर एक को पता होता है। पहले के ज़माने में मतलब क्या? सो एक जैसे हम एग्जाम्स में एक फॉर्मेट होता है कि आपका पहले Q&A आएगा, फिर आपका लंबे क्वेश्चन आंसर वाला फॉर्मेट आएगा, वैसे इलेक्शंस का एक सेट फॉर्मेट होता है कि अगर जिला का इलेक्शन है, परिषद का, तो इसी तरह से लड़ा जाता है, असेंबली इलेक्शन है तो इसी तरह से लड़ा जाता है। मैं अगर इसे सिंप्लीफाई करूँगी कि जो पहले के ज़माने में इलेक्शंस हुआ करते थे, बहुत ही ऑन ग्राउंड वो इलेक्शंस हुआ करते थे, जिसमें आपको हर घर में आप डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हो, आप रैलीज बड़ी कर रहे हो, आप हर जगह होर्डिंग हो रहे हैं, आपके ढोल नगाड़े बज रहे हैं। वो सब चीज़ें आज भी हो रही हैं, पर उसके सब्स्टिट्यूट में लाइक राइट नाउ, तो मैं आपको एक और चीज़ ऐसे बताऊंगी कि इलेक्शंस आप कभी भी काम दिखा के नहीं जीतते हो, है ना। आपको तन मन धन मन दिल हर एक पे हावी हो जाना है सामने वाले के, उसी से आप इलेक्शन जीतते हो। तो आप कह रहे हो कि पास ट्रैक रिकॉर्ड से ज़्यादा कुछ नहीं होता? बिल्कुल नहीं, पर इलेक्शन के दौरान स्ट्रैटेजीज होती है, स्ट्रैटेजी होती है, इट्स अ साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। आपको सामने वाले के दिमाग पर हावी हो जाना है, आपको सामने वाले को खुद से ऑब्सेस कर लेना है। आप सिर्फ उसी से इलेक्शन जीतते हो। दैट द मोर पीपल आर ऑब्सेस्ड अबाउट यू, द हायर द चांसेस कि आप इलेक्शन जीतोगे। आज तक आप ग्राउंड पर आओगे, आप लोगों से पूछोगे कि काम हुआ है नहीं हुआ है, उनको नहीं फर्क पड़ता है काम हुआ या नहीं हुआ है। दे जस्ट लाइक समबडी कि अरे मुझे ये पसंद है तो मैं इसे वोट दूंगा या दूंगी, या मेरे घर वाले इन्हें इतने सालों से वोट देते आ रहे इसलिए मैं इन्हें वोट दूंगा या दूंगी। फिर कास्ट आ जाता है फैक्टर उसमें। तो पहले जो ट्रेडिशनली ये सब हुआ करता था, इसको कॉम्प्लीमेंट करते हुए सोशल मीडिया इज़ वन थिंग, क्योंकि हर कोई अब सोशल मीडिया पर है ना। पहले हम लोग जो सोशल मीडिया पर हुआ करते थे, अब हमसे ज़्यादा हमारे मम्मी पापा सोशल मीडिया पे हैं, राइट। कभी कभी हमको उन्हें रोकना पड़ता है कि ओके जस्ट स्टॉप स्क्रोलिंग एट दिस पॉइंट। तो बिकॉज इट इज़ बिकम सच एन एक्सटेंशन ऑफ आर आइडेंटिटी एंड ऑफ आर लिविंग कि हम हमारे लिविंग, आई थिंक लोग दिन के 6-7 घंटे सोशल मीडिया पर स्पेंड करते हैं। तो आपको अगर उनके मन पे, उनके दिमाग पर हावी होना है, तो आपको सोशल मीडिया के थ्रू कॉन्स्टेंटली उनसे बात करते रहनी है। और इतने सारे अलग अलग तरीके हैं, देयर इज़ AI, अब AI भी आ गया है, इतने सारे डिसमिनेशन के तरीके हैं। तो इस तरह से इलेक्शन वॉरफेयर में अब चेंज हुआ है। लाइक हाउ डू यू फाइट दिस साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। तो पहले टूल्स कम हुआ करते थे, अब टूल्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, और जो इन टूल्स को जल्दी सीखता है, जल्दी अपनाता है, जल्दी इम्प्लीमेंट करता है, वो जीतता है। जैसे कि 2014 में अगेन आई थिंक भारतीय जनता पार्टी ने जो रियलाइज़ किया, शायद कांग्रेस ने उस चीज़ को उतना तूल नहीं दिया था उस वक्त, कि भारतीय जनता पार्टी वॉज वेरी वेरी
स्पेसिफिक अबाउट सोशल मीडिया, मतलब वो इलेक्शन ने शुरुआत किया, ट्रिगर किया सोशल मीडिया रिवोल्यूशन को, एंड तब शायद दूसरी पार्टीज़ ने उनको इस चीज़ को इतना सीरियसली नहीं लिया था, तो वो टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से दे वर एबल टू प्रेडिक्ट कि क्या होने वाला है, क्या आगे बढ़ने वाला है, किस तरह से लोग सोचने वाले हैं, एंड दैट इज़ द रीज़न कि आज की तारीख में भी वो जीतते ही जा रहे हैं। 2014 के इलेक्शन कैंपेन को थोड़ा और ब्रेक डाउन कीजिए, एग्जैक्टली सोशल मीडिया पर किया क्या? सोशल मीडिया से सबसे पहले तो आपका आउटरीच, जो आपका तब फेसबुक बहुत डोमिनेंट हुआ करता था, इंस्टाग्राम उतना डोमिनेंट नहीं था, तो फेसबुक पर आउटरीच। सेकेंड थिंग जो कि अब है, भारतीय जनता पार्टी का मैं जैसे आपको बताती हूँ और कांग्रेस का आपको जैसे कुछ बताती हूँ, आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के ऑलमोस्ट 80 से 90 लाख व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं। 80 से 90 लाख व्हाट्सएप ग्रुप इज़ ह्यूज। हर व्हाट्सएप ग्रुप में आप अगर नॉर्मली मान लो कि 150 से 200 लोग हैं, जो सोसाइटी के, जो हाउसिंग सोसाइटी के ग्रुप्स होते हैं, किटी पार्टी वाले ग्रुप्स होते हैं, भजन मंडली वाले ग्रुप्स होते हैं, हर ग्रुप के अंदर भारतीय जनता पार्टी है, और ये तो ओवर एंड अबव वो इतने सारे ग्रुप्स मैनेज कर रहे हैं। देयर इज़ अ होल इंडस्ट्री जो कि सिर्फ आपका सोशल मीडिया पर कॉमेंट्स करने का काम करती हैं। तो ये सारी चीज़ें 2014 में इंट्रोड्यूस हुई थी कि आप एक कॉन्ट्रेरियन व्यू लिख दोगे आप ट्विटर पे, तुरंत आपको गाली गलौज आनी शुरू हो जाती है, और ये सब मैन्युफैक्चर्ड होता है। लाइक नन ऑफ दिस इज रियल पीपल। कोई रियल लाइफ में इंसान आप पे पत्थर नहीं मार रहा है, ये आपको सिर्फ सोशल मीडिया पे मार रहे हैं। तो दोनों साइड से अभी भी दूसरी साइड के पास मुझे नहीं लगता कि उतना पैसा है कि वो इतना खर्चा कर सकें। दिस इज अ वेरी ऑनेस्ट ओपिनियन दैट दे आर ब्रोक। तो वो शायद इतना खर्चा इस चीज़ पे नहीं कर सकते जितना ये साइड राइट विंग प्रॉबेबली कर पा रहा है, कि आप हर चीज़ को वो लोग ट्रैक कर रहे हैं। उनका एडवर्टाइजमेंट्स आप देखोगे इतने ज़्यादा टारगेटेड हैं। तब एआई वगैरह का उतना रिवोल्यूशन नहीं था 2014 में, बट सोशल मीडिया पर जैसे कि लाइव रैलीज करना, सोशल मीडिया के थ्रू लोगों से बातें करना, जो ट्रेडिशनल मीडिया था आज की तारीख में भी प्रॉबेबली आज TRS जो शो है आपका इज़ मोर वैल्यूएबल देन एनी ऑफ द ट्रेडिशनल मीडिया हाउसेज, एंड दैट इज़ द रीज़न सारे मिनिस्टर्स आपके पॉडकास्ट पर आते हैं, इज़ बिकॉज दे कुड प्रेडिक्ट 2014 में कि अगर मुझे लोगों तक पहुंचना है तो मुझे उनकी छोटी मोबाइल की स्क्रीन पर पहुंचना है। मुझे कोई बड़े बड़े पन्ने पर ऐड उतना नहीं पड़ने वाला है जितना लोग अपनी छोटी मोबाइल की स्क्रीन पर देखने वाले हैं और जितना वो सुनने वाले हैं। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी वॉज प्रॉबेबली वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ समबडी हु डिड फेसबुक लाइव्स। उन्होंने आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया है इलेक्ट होने के बाद में, बट फेसबुक लाइव उनके आते हैं, उनके और उनके मिनिस्टर्स के। तब से मतलब आपका ऑपोजिशन पर अटैक कैसे करना है, ऑपोजिशन को ट्रैक कैसे करना है, लोगों के फीड्स तक कैसे अपने पॉजिटिव कॉन्वर्सेशन को पहुंचाना है, और कैसे कोई भी अगर आपको अपोज कर रहा है तो उन्हें कैसे चुप कर देना है। ये सारी चीज़ें तब से चलती आ रही हैं और अब बस इट हैज़ जस्ट ग्रोन मल्टीफोल्ड। ओके, वैसे मैं काफ़ी ज़्यादा इंटेंस सवाल पूछना चाहूँगा आपसे, पर इस कॉन्वर्सेशन के लिए हम शुरुआत करेंगे ABCs से, ठीक है? क्योंकि मेरे आसपास अभी भी बहुत सारे दोस्त हैं मेरे जो खुल के कहते हैं कि या तो वो नोटा के लिए वोट करेंगे या वोट करेंगे ही नहीं। बहुत सारे टीनेजर्स भी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं खुले माइंड के साथ। तो I'd probably से पहले तो ये समझाइए कि क्या हमें वोट करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, आपकी नेशनल ड्यूटी है वोट करना। क्यों? एक तरह से मैं कहूँगी कि हर एक की लाइफ में पॉलिटिक्स इम्पैक्ट करता है। मैं ऐसे बहुत सारे क्या बोलते हैं अर्बन अमीर लोगों से भी मिलती हूँ, उनके बच्चों से मिलती हूँ जो बोलते हैं कि अरे पॉलिटिक्स, आई एम ए पॉलिटिकल और पॉलिटिक्स इज़ नॉट माई थिंग, और ये बहुत ही फैशनेबल तरह से वो बोलते हैं। उन्हें लगता है कि वो बहुत इंटेलिजेंट बात कर रहे हैं बोल के। पॉलिटिक्स हर एक की लाइफ पे इम्पैक्ट करता है। आज की तारीख में मैं यहाँ पे बैठ के बोल पा रही हूँ इज़ बिकॉज ऑफ पॉलिटिक्स। किसी ने फाइट किया कि लड़कियाँ स्कूल जाएंगी, कि लड़कियाँ बाहर घूम सकती हैं, किसी ने इंश्योर किया कि आज पूरा इंडिया सेफ है कि लड़की घूम सकती है, तब जाके मैं इतने पूरे देश भर में घूम पाती हूँ, और तब जाके मैं इतनी नॉलेज गेन कर पाती हूँ, तब जाके मैं यहाँ पर बैठ पाती हूँ। आपके जो कैमरा पर्सन है आज ये यहाँ पर हैं बिकॉज किसी ने पॉलिटिकली इंश्योर किया कि इनका रिप्रेजेंटेशन हो, है ना। हर चीज़ में पॉलिटिक्स है। आज आपका पॉडकास्ट जा पा रहा है बिकॉज देयर इज़ अ पॉलिटिकल फ्रेमवर्क एंड रेगुलेशन दैट अलाउज कि कोई भी वीडियो यूट्यूब पर बिना सेंसर हुए जा सकता है ना। तो पॉलिटिक्स हर चीज़ में इन्वॉल्व है। मतलब आप कब उठ रहे हो, आप क्या पहनते हो, आप क्या खाते हो, हर चीज़ में पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है। और अगर आपको आज वोट ना करके और फिर अगर आपको कल क्रिप करना है कि अरे यार ये मेरा गोखले फ्लाईओवर क्यों नहीं बन पा रहा है इतने सालों से,
तो देन यू हैव नो राइट टू क्रिप ऑनेस्टली। तो आपको वोट करना ही चाहिए। येस, मुझे ये जनरल सेंटिमेंट बहुत ज़्यादा समझ आता है। कई बार मैं भी खुद बोल देती हूँ कि मतलब क्या मतलब है वोट करने का जब पता है कि कौन जीतने वाला है। तो और ये बहुत जनरल सेंटिमेंट है कि मैं गई वोट करने या नहीं गई, मुझे पता है हु इज़ गोइंग टू विन। और धीरे धीरे मतलब ऑपोजिशन पे से भी भरोसा उठ जाता है। कभी कभी आपको लगता है कि सारे कैंडिडेट्स इतने ख़राब है, मैं किसी को भी वोट नहीं देना चाहती, तो हम नोटा को वोट कर देते हैं या वोट देने ही नहीं जाते हैं अनफॉर्चुनेटली। एंड द मोस्ट प्रैक्टिकल वे, आज की तारीख में आपको जो 2 इविल हैं उसमें से जो लेसर इविल है आपको उसे ही वोट करना है, जो डायरेक्टली आपकी लाइफ पे इम्पैक्ट कर सकते हैं। आपको कोशिश करनी है कि आप उनके लिए वोट करें। और वोट करना इज़ जस्ट अ पेट्रियाटिक ड्यूटी। अगर आपको आपका देश पसंद है, आपको आपके देश के लोग पसंद है, तो आपको वोट करना ही है। और नोटा को वोट नहीं करना है। मतलब आई डोंट नो हाउ लाउड डू आई से दिस, नोटा इज़ द मोस्ट यूजलेस फीचर ऑफ इंडियन इलेक्शंस। नोटा एक बहुत ही पावरफुल चीज़ है दूसरे देशों में जहाँ से उसे अडॉप्ट किया गया है। आज की तारीख में अगर 100 वोट डल रहे हैं, उसमें से 99 वोट भी अगर नोटा को गए हैं और 1 वोट वो कैंडिडेट ने खुद को डाल दिया, तो वो कैंडिडेट जीत जाएगा। जहाँ कि दूसरे देशों में अलग चीज़ें होती है कि अगर नोटा को सर्टेन परसेंटेज से ज़्यादा नोटा हुए हैं तो री इलेक्शन होंगे। पूरे देश भर में नोटा का कोई मतलब नहीं है, आप आपका वोट वेस्ट कर रहे हो नोटा देकर। इससे अच्छा आप घर पर चिल करो फिर। क्योंकि आपने इलेक्शन में इतना ज़्यादा काम किया है, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि मोस्टली इलेक्शंस धर्म के बेसिस पर डिसाइड होते हैं? बिल्कुल होते हैं। यही है ना? बिल्कुल, आज धर्म भी? के ऊपर भी होते हैं, कास्ट के ऊपर भी होते हैं। मेजॉरिटी धर्म और कास्ट पर होते हैं। मेजॉरिटी वोट्स भी धर्म और कास्ट के ऊपर ही मिलते हैं ऑल ओवर इंडिया? ऑल ओवर इंडिया। मतलब केरला से लेकर कश्मीर तक। साउथ ऑफ इंडिया में थोड़ा कम है ये चीज़, क्योंकि वो थोड़ा द्रविडियन आइडियोलॉजी प्लस उनका थोड़ा आइडियोलॉजिकल, उनका हिंदुइज्म भी बहुत अलग है कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द इंडिया। तो उनका अप्रोच ऑफ हिंदुइज्म बहुत डेमोक्रेटिक है। तो जो चीज़ें हम नॉर्थ इंडिया में वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन को लेके इतना प्योर इम्प्योर का टैग लगाते हैं, दैट इज़ नॉट हाउ इट इज़ इन द साउथ ऑफ इंडिया। और इसीलिए आप देखेंगे कि जो मेजर हिंदू पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, वो अभी भी स्ट्रगल कर रही है साउथ ऑफ इंडिया में जाने के लिए, क्योंकि उनका जो आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क उन्होंने बना दिया है कि कल्चरली ऐसे होना चाहिए, ये पहनना चाहिए, ये खाना चाहिए, ये खाने वाले अच्छे, ये खाने वाले बुरे, ये ऐसा सोचने वाले अच्छे, ऐसा सोचने वाले बुरे, ये सब चीज़ें साउथ इंडिया में एग्जैक्टली ऑपोजिट है। तो इसीलिए उनके लिए भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। और उनका हिंदुइज्म इज़ वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम नॉर्थ ऑफ इंडिया। सो हर साउथ इंडियन को अपनी लैंग्वेज और अपनी रीजनल आइडेंटिटी को लेकर वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है। सेकेंड इज़ वेजिटेरियनिज्म, नॉन वेजिटेरियनिज्म, विच इज़ मतलब हम जैसे कुछ हिंदू फेस्टिवल्स है, जैसे दिवाली होती है, तो हम दिवाली पर पूजा वगैरह करते हैं। हमारे लिए इन नॉर्थ इंडिया, एंड आई कम फ्रॉम गुजरात, तो हमारे लिए इट्स ऑल प्योरिटी प्योरिटी प्योरिटी, एंड दैट प्योरिटी कम्स फ्रॉम नॉट ईटिंग नॉन वेज। कि आज दिवाली पे आपके घर नॉन वेज नहीं बन रहा है, ये नहीं बन रहा है। जहाँ की उल्टा होता है साउथ ऑफ इंडिया में, सुबह मटन करी और पराठा खाया जाता है एज अ ट्रेडिशन, एज अ रिचुअल ऑन दिवाली। तो बहुत सारी उनके रिचुअल्स काफ़ी अलग हैं। प्लस जब आप चीज़ें बैन करते हो, जैसे हिजाब बैन किया, तो साउथ ऑफ इंडिया में आपने हिजाब बैन किया मुस्लिम्स के ऊपर, बट हिंदू एंड मुस्लिम्स ऑल टुक इट पर्सनली कि आज उन्होंने हिजाब बैन किया, कल कुछ और बैन करेंगे। लिटरेसी क्योंकि ज़्यादा है, तो उनकी समझ भी काफ़ी ज़्यादा है चीज़ों को लेकर, तो वो काफ़ी सेक्युलर पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखते हैं। तो जब आप एकदम हिंदू आइडेंटिटी को बहुत ज़्यादा पुश करते हो, तो दे आर मोर लॉजिकल देन प्रॉबेबली यूपी एंड बिहार, जहाँ पे एजुकेशन भी कम है, लोग स्ट्रगल भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। आप साउथ इंडिया में देखोगे तो पॉवर्टी उतनी ज़्यादा नहीं है, लोगों के स्ट्रगल कम है। तो जब हम बात करते हैं कि मुंबई में लोग वोट डालने नहीं जा रहे हैं या वो इतना पॉलिटिकली अवेयर भी नहीं है, इज़ ऑल्सो बिकॉज यहाँ पे लाइफ में इतना स्ट्रगल है कि मैं रोज़ सुबह 5 बजे की निकली हुई हूँ अपने घर से, मैं लोकल में ट्रैवल कर रही हूँ, फिर मैं बस चेंज कर रही हूँ, फिर मैं ऑटो चेंज कर रही हूँ, पूरे दिन का काम करके मैं रात को 12 बजे घर पहुँच रही हूँ। उसके बाद आप मुझे बोलोगे पॉलिटिकली अवेयर हो, मेरे पास टाइम ही नहीं है पॉलिटिकल अवेयर होने का। इसलिए रिक्शाओं में, ट्रेन में, बस में पॉडकास्ट सुनने चाहिए। बिल्कुल सुनने चाहिए, बिल्कुल सारे TRS के पॉलिटिकल पॉडकास्ट आपको सुनने चाहिए। तो लोगों के पास क्योंकि इतना स्ट्रगल है लाइफ में कि उनको लग रहा है कि मेरे को अभी लाइफ में और एक हेडेक नहीं चाहिए, सो आई वुड रादर लिसन कि मैं किसी म्यूजिक कुछ सुन लूँ या मैं कुछ अच्छा ड्रामा देख लूँ, वर्सेस मैं पॉलिटिकल कॉन्वर्सेशन में एंगेज करूँ। जो कि साउथ इंडिया में पीपल आर मोर अवेयर, लोगों को पता है कि पॉलिटिकल मेरे एक वोट करने से क्या मेरी लाइफ पर इम्पैक्ट होने वाला है। सो साउथ इंडिया, जैसे अब नॉर्थ इंडिया है, बहुत ही रिलीजियस आइडेंटिटी ड्रिवन है कि आप रिलीजन के ऊपर वोट ले सकते हो। साउथ ऑफ इंडिया पे आपको सोशल वेलफेयर स्कीम्स के ऊपर वोट लेना पड़ता है। सो आपने कितना लोगों के लिए सोशल वेलफेयर पर काम किया है। नॉर्थ ऑफ इंडिया, वेस्ट ऑफ इंडिया जैसे बहुत ज़्यादा कैपिटलिस्ट है अपने माइंडसेट में। साउथ ऑफ इंडिया रिच है, इट्स वन ऑफ द रिचेस्ट जोन्स ऑफ इंडिया, बट दे आर नॉट कैपिटलिस्ट, दे बिलीव इन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ।
तो इस तरह से साउथ और नॉर्थ इंडिया में बहुत डिफरेंस है, और इसलिए किसी भी नेशनल पार्टी को साउथ ऑफ इंडिया में अपना आइडेंटिटी बनाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उनका नेशनल आइडेंटिटी बहुत अलग है। और साउथ इंडिया में इसलिए जो लोकल पार्टीज़ हैं हमेशा वही जीतती हैं, क्योंकि लोकल पार्टी लोकलाइज कर सकती है अपने कम्युनिकेशन को, एक नेशनल पार्टी कैसे अपने कम्युनिकेशन को लोकलाइज करे। सो वो उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट इंडिया में क्या सीन है? मैंने नॉर्थ ईस्ट ऑनेस्टली मैंने कभी कोई इलेक्शन नहीं किया है, और मतलब बट जितना मेरा अंडरस्टैंडिंग है फॉर दैट मैटर, बंगाल हो गया, अगेन बंगाल हैज़ ऑलवेज बीन वेरी कल्चरल, वेरी लोकल, तो वहाँ पे लोकल पार्टीज़ ज़्यादातर हमेशा जीतती है। सेम विद नॉर्थ ईस्ट एंड अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, जहाँ पे लोकल पार्टीज़ ज़्यादा जीतती है या फिर अलाइंसेस ज़्यादा जीतते हैं। जो नेशनल पार्टी का अलाइंस हुआ है लोकल पार्टी के साथ में, वो अलाइंसेस ज़्यादा जीतते हैं, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है कि बिकॉज जो नॉर्थ ऑफ इंडिया है वो इतना बल्क ऑफ इलेक्टोरेट है, तो एक कम्युनिकेशन उनके लिए आपने डिसाइड किया है, उसी कम्युनिकेशन को मैं नॉर्थ ईस्ट में कॉपी पेस्ट करके नहीं डाल सकती। वहाँ के लिए मुझे बहुत लोकलाइज्ड अलग तरह से कम्युनिकेशन बनाना होता है, और इलेक्शन ब्रांड के ऊपर होता है, राइट। तो एक ब्रांड मोदी बन गया है, नाउ दिस इज अ सर्टेन ब्रांड ऑफ मोदी, नाउ दिस ब्रांड ऑफ मोदी कैन नॉट ऑल्सो बिकम द ब्रांड ऑफ मोदी, अ डिफरेंट ब्रांड ऑफ मोदी फॉर साउथ ऑफ इंडिया एंड डिफरेंट ब्रांड ऑफ मोदी फॉर कश्मीर एंड डिफरेंट ब्रांड ऑफ मोदी फॉर नॉर्थ ईस्ट। तो ये ब्रांड ऑफ मोदी मेजॉरिटी पार्ट ऑफ इंडिया में चल जाता है, तो बाकी के पार्ट्स के लिए वो लोग अलायंसेस करते हैं। पॉलिटिकल पॉडकास्ट का कुछ भी इम्पैक्ट रहा है आपके अकॉर्डिंग? बहुत ज़्यादा लोग बात करने लगे हैं पॉलिटिक्स के बारे में, यंगस्टर्स बात करने लगे हैं, यंगस्टर्स शेयर करने लगे हैं चीज़ों को। सो डेफिनेटली, एंड बिकॉज यंगस्टर्स को आपको इस तरह से एंगेज करना, एंड ऑल्सो बिकॉज यंगस्टर्स आर बिकमिंग मोर एंड मोर पॉलिटिकली अवेयर। आई मीन आई डिफर जब लोग बोलते हैं कि यंगस्टर्स को पॉलिटिक्स की नहीं पड़ी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यंगस्टर्स बहुत पॉलिटिकल है, उनका पॉलिटिकल आइडियोलॉजी उनके रिलेशनशिप्स में दिखता है, उनके फ्रेंडशिप्स में दिखता है, उनकी कलीग्स में दिखता है, उनके प्योर्स में, आप ऑफिस में जाके देखोगे वहाँ पॉलिटिकल कॉन्वर्जेशन है। और इंडिया हमेशा से बहुत पॉलिटिकल रहा है, और ये जनरेशन जो है यहाँ पे पॉलिटिक्स फॉर सम रीजन, आई थिंक थैंक्स टू मोर पीपल लाइक यू हु आर यंग एंड टॉकिंग अबाउट पॉलिटिक्स, youngsters में politics has become a cool thing to talk about. It is not one of those things कि ये boring चीज़ है, I am apolitical. Youngsters are very political. It's just me and Dhruv Rathi, baby. Yes. No, I mean, I work with people who are on all the ends of the spectrum, but I think you need more free speech, you need more free media. मतलब it is a joke, right? Like I was in the media, I was a news anchor, like it was the first job I ever had, और आज की तारीख में अगर कोई मुझे बोलेगा एज अ जर्नलिस्ट, मैं कभी इंट्रोड्यूस ही नहीं करूँगी खुद को। मतलब इट्स अ शेम टू बी कॉल्ड अ जर्नलिस्ट एट दिस पॉइंट। द काइंड ऑफ थिंग्स दैट मीडिया डज टुडे, इट्स सो ईजी टू मैनिपुलेट। पर ये जर्नलिस्ट की गलती नहीं है, ये बस सिस्टम की गलती है। नहीं, एक ना रीढ़ की हड्डी भी होती है जो मिसिंग है आजकल हर जगह से। तो मतलब एज अ जर्नलिस्ट यू कैन स्टिल टेक अ स्टैंड। आप रवीश कुमार को देख लो, ही टुक अ स्टैंड टुडे। रवीश कुमार चैनल इज प्रॉबेबली बिगर देन एनडीटीवी, इट इज जस्ट वन मैन शो डूइंग इट, राइट। सो एक थोड़ी सी रीढ़ की हड्डी भी होनी चाहिए जर्नलिस्ट में। और जर्नलिस्ट का काम नहीं होता है सरकार की तारीफ करना, जर्नलिस्ट का काम होता है कि सरकार में जो भी आए उनसे सवाल पूछो। जैसे इलेक्शंस एज अ मॉडल इज ब्रोकन, जर्नलिज्म एज अ मॉडल इज ब्रोकन। Why elections as a model is broken? इलेक्शंस फंडिंग इज ब्रोकन। जैसे अभी इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में इतनी बात हो रही थी, इलेक्टोरल बॉन्ड्स अरुण जेटली जी के टाइम पर अनाउंस किया गया था, जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज कॉरपोरेट से फंडिंग ले सकते हैं विदाउट रिवीलिंग कि उन्होंने कहाँ से फंडिंग लिया है। जैसे कि आज भारतीय जनता पार्टी इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट पार्टीज ऑफ द कंट्री, इट इज़ रिचर देन एनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस इन इंडिया, लाइक एनी कॉरपोरेट, एंड भारतीय जनता पार्टी इज़ रिचर देन देम। वो पैसा कहाँ से आया, किसने दिया, वो उनको डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं थी बिकॉज ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स। थैंक्स टू सुप्रीम कोर्ट अब उन्हें अनाउंस करना पड़ा है कि आपने कहाँ से पैसा लिया। और आप जब इनके टाइमलाइंस को मैच करेंगे तो कई सारी ऐसी कंपनीज हैं जिनके यहाँ पे मानिए कि आज 2 तारीख को उनके यहाँ CBI या ED की रेड हुई है, और 8 तारीख को इलेक्टोरल बॉन्ड उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा है, और 10 तारीख को उनके ऊपर केस बंद हो गया है। तो दिस इज़ द प्रॉब्लम ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड कि आप लोगों को डरा धमका के आप उनसे पैसे ले सकते हो, या जो लोग गलत काम कर रहे हैं तो जब एजेंसी उनके लिए काम करती है तो वो एजेंसी को चुप करके कैसे उन्हें बस इलेक्टोरल बॉन्ड दे के बस खरीदना ही है ना आपको। सो दिस वॉज अ वेरी लीगल वे ऑफ डूइंग करप्शन। तो इलेक्टोरल बॉन्ड ने इस चीज़ को तोड़ दिया था। आज की तारीख में भी पॉलिटिकल डोनेशंस कहाँ से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, इट इज़ वेरी शेडी इन इट्स ओन सेंस। और आज की तारीख में अगर आज मुझे कोई बोलेगा कि किसी ऑपोजिशन पार्टी को डोनेट करो, आई जस्ट कांट डू इट बिकॉज मेरे बैंक अकाउंट में दिख जाएगा कि मैं किसी ऑपोजिशन पार्टी को 1 रुपया भी डोनेट कर रही हूँ, एंड आई डोंट नो द रिपरकशन ऑफ दैट फ्रॉम द एस्टैब्लिशमेंट।
और ये सिर्फ इस भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट में भी नहीं हुआ, ये कांग्रेस गवर्नमेंट में भी ऐसा था। जो भी पावर में आता है वो कोशिश करते हैं कि सामने वाले से आप कैसे उन्हें इकोनॉमिकली आप उन्हें डिस्टेबलाइज करो, कैसे आप उन्हें इकोनॉमिकली क्रिपल करो। जो हमने पॉडकास्ट के स्टार्ट में कहा कि साइकोलॉजिकल वॉरफेयर होता है इलेक्शन सीजन के दौरान पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा, तो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में पैसे एक टूल होते हैं, वो एक बहुत बड़ा tool होता है। सबसे बड़ा वेपन होता है, सबसे बड़ा हथियार होता है बिल्कुल साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के दौरान। कंप्लीटली। इनफैक्ट इलेक्शंस में ही नहीं, इलेक्शंस के पहले से वो वॉरफेयर शुरू, आपके पास पैसे, इसे ना क्लिप्टोक्रेसी बोलते हैं। सो क्लिप्टोक्रेसी इज बेसिकली आप देश के लोगों का ही पैसा चुरा रहे हो और उसे इस तरह से यूज़ कर रहे हो देश के लोगों के काम के लिए जिससे आपका एडवर्टाइजमेंट हो रहा है। सो पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स, गवर्नमेंट स्कीम्स जो होती हैं, 80% देश आज की तारीख में गवर्नमेंट स्कीम्स के ऊपर डिपेंडेंट है। मतलब इतना डिपेंडेंट है कि हाइपरबोल नहीं है कि लोग मर जाएंगे अगर आज गवर्नमेंट स्कीम्स बंद हो गई, तो भूख के मारे लोग मर जाएंगे अगर गवर्नमेंट स्कीम्स 1-2 महीने के लिए भी बंद हो जाती हैं। तो इतना ज़्यादा डिपेंडेंस है, राशन से लेके, बिजली से लेके, पानी से लेके, फर्टिलाइज़र से लेके, हर चीज़ पर गवर्नमेंट फ्री, इसे हम पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स बोलते हैं, तो वो हमें गवर्नमेंट देती है। नाउ 80% लोगों तक आपको पहुंचना है। नाउ दिस इज, एंड गवर्नमेंट स्पेंड्स अबाउट 20 लाख करोड़ एवरी ईयर ऑन पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स। अब आपको बस ये करना है कि आपको उन पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स पर अपना फोटो लगा देना है, आपको सिर्फ उन पे अपना नाम लगा देना है। जैसे कि इतनी सारी स्कीम्स है जो राजीव गांधी के नाम पर है। राजीव गांधी वाटर जल योजना एक थी, तो राजीव गांधी अपने घर का पैसा नहीं लगा रहे थे वो लोगों को बेनिफिट देने के लिए, पर नाम किसका लगा? राजीव गांधी का लगा। आज कोई भी आप जनधन योजना हो गई, आज कोई भी आपका गरीब कल्याण अन्न वाली योजना हो गई, तो जो मुझे राशन मिल रहा है, तो वो जो मुझे पैकेट मिल रहा है, वो नरेंद्र मोदी अपने घर का पैसा लगा के नहीं दे रहे, या भारतीय जनता पार्टी अपने घर के पैसों से मुझे चावल या वीट या कुछ नहीं दे रही है, पर फोटो उस पर नरेंद्र मोदी का होगा। जो राशन की दुकान होती है, फेयर प्राइस शॉप होती है जो हर गाँव में होती है, वहाँ पे फोटो जो भी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट होगा उनका होगा, या अगर जो स्टेट के सीएम हैं उन सीएम का फोटो होगा। वो आप बंगाल में जाओगे तो ममता बनर्जी का फोटो लगा होगा, आप उड़ीसा में जाओगे तो पटनायक जी का फोटो लगा होगा। लोगों को ये रियलाइज़ नहीं होता है कि उनके लिए, अब मैं आपको जैसे एक ब्रांड बिल्डिंग बताती हूँ, तो आज अगर मेरे घर पर रोज़ राशन आ रहा है, अगर 10 किलो एक्स्ट्रा चावल मुझे मिल गया, तो मैं किसको थैंक यू कर रही हूँ? मैं नरेंद्र मोदी को थैंक यू कर रही हूँ। क्यों भाई? उन्होंने दिया है क्या राशन मुझे 10 किलो? नहीं, देश के लोगों ने ही जो टैक्स भरा है। एवरी टाइम मैंने ये कप खरीदा, मैंने ये कैंडल खरीदा, तो मैंने टैक्स दिया है इसके ऊपर, मैंने इनकम टैक्स भरा है। अगर हम वो इनकम टैक्स के स्लैब में आ रहे हैं, तो देश के लोगों ने ही पैसा दिया है, वही पैसों से आपके घर पे राशन आ रहा है। तो आप देश के लोगों को थैंक यू नहीं बोल रहे हो, आप प्रधानमंत्री को थैंक यू बोल रहे हो, या आप राजीव गांधी को थैंक यू बोल रहे हो, या आप इंदिरा गांधी को थैंक यू बोल रहे हो, या आप ममता बनर्जी को थैंक यू बोल रहे हो। वाई? इट इज़ नॉट समथिंग दैट दे गेव फ्रॉम देयर पॉकेट्स। उन्होंने बस इंश्योर किया कि आप तक पहुंच रहा है वो चीज़ें। तो 80% को तो आप 20 लाख, आप मान लो कि 20 लाख करोड़ का बजट तो आपको ऐसी एडवर्टाइजमेंट का मिल गया, बिकॉज ये चीज़ तो रोज़ लोगों के घर पे जा रही है। अगर आपका दूरदर्शन चल रहा है, अगर आपका जो भी ये नेशनल चैनल्स हैं ये जो चल रहे हैं, अब आपने देखा होगा कि दूरदर्शन का लोगो सैफरन कर दिया जो प्रसार भारती का, और उन्होंने बोला बिकॉज इट्स अ वेरी वाइब्रेंट कलर। अगेन इट्स अ साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, राइट? यू सी सैफरन एवरी डे। आज मन की बात जब हमारे नॉर्मल चैनल्स पे रेडियो पे आती है, जो रेडियो गांव-गांव में लोग सुनते हैं, राइट? एंड इट इज़ डन ऑन पब्लिक एक्सपेंस। आज ये आपके और मेरे टैक्स पेयर्स के पैसों पे से ये सारी चीज़ें हो रही है। नाउ दिस इज़ एडवर्टाइजमेंट का फ्री पैसा फॉर द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट, और ये हर पॉलिटिकल पार्टी जो भी पावर में आई है उन सब ने इस चीज़ को यूज़ किया है, आज भी यूज़ करते हैं। कितना ज़्यादा आप उससे इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हो वो आपकी टैलेंट और आपके स्किल के ऊपर है। बिल्कुल यार, एक काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट है, लेकिन यहाँ पर एक बहुत सी एक नई से नई चीज़ों का पता चला है। अब देखें ना कि एक जब इलेक्शन होता है ना, तो वाकई पहले ये चीज़ें होती थी कि आप एक रियलिटी में ये चीज़ें करनी पड़ती थी, आपको रैलीज़ करनी पड़ती थी, आपको घर घर जाना पड़ता था, हर चीज़ें ये होती थी। लेकिन अब बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो गया है। अब यही यार एक की कोशिश होती है कि जो एक मोबाइल में कि एक छोटी सी स्क्रीन है ना, उसके अंदर कैसे एक लोगों तक पहुंचना है, क्या तरीका है, क्या चीज़ें करनी है, ताकि उनको थोड़ा सा एक पता चल सके। अपना एक ये चीज़ें देखी जाती है। और अब जैसे उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं, बताए 80-90 लाख ग्रुप है, तो फिर तो भाई
तो भाई फेर देंगे यार चीज़ की। नहीं, अगर भाई एक पॉलिटिक्स की बात करें तो काफ़ी एक स्ट्रांग है। अभी आप पॉडकास्ट देख लें, इसमें भी एक क्लियर बात है कि अभी भाई एक बीजेपी और पीएम मोदी की पार्टी स्ट्रांग है हर लिहाज से, एक पैसे को लेकर मतलब कि, और सोशल मीडिया, क्योंकि पहले होता था यार काफ़ी ना, एक बेचारे जो एक मतलब के मंत्री थे या सीएम थे या जो भी थे, वो काफ़ी ना एक उनको भड़कना पड़ता था, गली गली मोहल्ले वो जाते थे वोट मांगने। लेकिन ये काम या भाई बहुत आसान है, एक जैसा उन्होंने सोशल मीडिया पर उनकी कैंपेन अगर आई है ना, तो वो बंदा भाई एक कन्फर्म जीत जाएगा। उसको कोई ज़रूरत नहीं कि वो गली मोहल्लों में जाकर स्कीमें बांटता फिरे और एक वादे करता फिरे, ऐसा कोई सीन या अब नहीं रहा। आप तो भाई एक जिसकी एक सोशल मीडिया पर पावर है या एक लोग उसको जानते हैं कि भाई ये सोशल मीडिया का एक स्टार है, तो वो ऑटोमेटिक जीत जाता है, उसको कुछ करने नहीं पड़ता। देखो ना, एक अब सीन वाकई चेंज हो चुका है, क्योंकि अब शख्सी वोट की तरफ या एक ब्रांड की तरफ वोट जो है ना वो वोटर निकल चुका है। उसकी वजह क्या है कि लोग अब ये छोटे मोटे मंत्री जो आपके गली मोहल्ले के होते हैं या आपके आसपास के होते हैं उनको नहीं जानते, लोग जानते हैं जो एक लीड कर रहा होता है एक पार्टी को, एक सिस्टम पूरे को लीड कर रहा होता है, या जो लीडर होता है ना उसको। अब आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो हमारे जो इधर इलेक्शन हुए थे ना, उसमें सबसे बड़ा फैक्टर जो है ना वो यही था कि एक सोशल मीडिया जो एक स्ट्रॉन्ग था एक इमरान खान का, जिसने एक लोगों तक एक हर स्क्रीन तक अपना एक पैगाम पहुंचाया। आप ये अंदाज़ा लगाएं, जैसे इलेक्शन डेट अनाउंस हुई थी ना, तो दूसरे दिन हमारे गांव का एक जो है ना वो ग्रुप बन गया था, एक व्हाट्सएप ग्रुप। जो हमारा कैंडिडेट था ना, उसने हर ग्रुप, हर एक गांव के या हर एक टाउन के जो है ना वो एक ग्रुप बनवा दिए, एक ऑटोमेटिकली लोगों ने बना लिए। या जैसे भी था एक सीन जो है ना, उसमें क्या हुआ कि हर एक ने जो है ना वो कंपेन की, लोगों को मोटिवेट किया कि फलां घर जो है ना वो इस चीज़ की तरफ नहीं है, जाओ उसको समझाओ, या मतलब इस तरह करके। हालांकि दूसरा उसको पता भी नहीं है कि इधर को कैंडिडेट आया या नहीं आया, इमरान खान जेल में था, कोई उसकी कंपेन नहीं है कि नेवर। लेकिन क्या हुआ कि वो सारा कुछ एक सोशल मीडिया के थ्रू उसका हुआ। दूसरी पार्टी ने क्या किया, उसने ये स्ट्रैटेजी नहीं अपनाई, उन्होंने जलसे किए, या उनको एक बिलीव था कि हम जीत जाएंगे। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने वोट की मार से उनको एक दफ़ा हरा दिया। बाकी जो रिजल्ट चेंज हुए वो एक अलग मैटर है, लेकिन इन्होंने भाई इलेक्शन जो है ना वो जीता। उसकी वजह क्या थी, उसकी वजह ये सिर्फ सोशल मीडिया था। और नेक्स्ट जो है ना वो बिल्कुल उनकी बात सही है, अब जो एक गेम चलेगी ना वो सोशल मीडिया, वो चाहे एक पैसों के थ्रू बना लें, चाहे आप एक लोगों को वहाँ पे हायर करके आप रैलीज के ऊपर भी इतना पैसा खर्च करते हैं जितना आप रैलीज के ऊपर करते हैं, उससे आधा भी आप अगर सोशल मीडिया के ऊपर खर्च करते हैं। जाहिर बात है आपका ये मोटिव होना चाहिए कि आपने स्क्रीन तक पहुँचना है। तो वो भाई जो पार्टी इस चीज़ में कामयाब हो जाएगी, क्योंकि जिस तरह के पीछे म्यूजिक या जिस तरह का एक सीन बनता है तो लोग ऑटोमेटिकली इस चीज़ के ऊपर मोटिवेट हो जाते हैं। बाकी परफॉर्मेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बाकी जिस तरह वो कह रही हैं कि एक टैक्स का पैसा, ये आने वाले वक्त में एक टफ सवाल हो सकता है हर पॉलिटिशियन के लिए, जो मतलब एक स्कीम अनाउंस करते हैं या जो एक लोगों को फैसिलिटेट करते हैं। देखो ना, आप जो मर्जी कह लें हमारे टैक्स का पैसा है, लेकिन आप ये कभी इस चीज़ को नहीं जुटला सकते कि भाई अगर टैक्स का पैसा है तो उसको एक लगाने के लिए आपके ऊपर एक दिमाग भी तो है ना। चाहे वो एक प्राइम मिनिस्टर पीएम मोदी का है, चाहे एक राजीव गांधी का है, अगर वो एक आपको एक स्कीम दे रहे हैं तो वो क्या दे रहे हैं, वो दिमाग तो इस्तेमाल कर ही लेना। लिहाजा आप उस क्रेडिट को कभी नहीं छीन सकते। ये एक क्रेडिट जाते ही जाता है, चाहे प्राइम मिनिस्टर मोदी दे रहा है, चाहे पीछे को प्राइम मिनिस्टर दे रहा है, तो उसका दिमाग जरूर इस चीज़ के लिए इस्तेमाल हो रहा है। अगर वो ना करता तो फिर किस तरह आप तक पहुंचते हैं। ज्यादातर टैक्स खा भी जाते हैं भाई यार, चाहे खा जाते हैं, वो चीज़ एक अलग मैटर है। लेकिन एक अगर आपके ऊपर कोई स्कीम अनाउंस हो रही है या स्कीम लग रही है तो आप उसको ये नहीं जुटला सकते कि वो आपके पैसे के, नो डाउट आपका पैसा जरूर है, लेकिन उसके पीछे एक दिमाग भी है जिसने इस चीज़ को सोचा कि आप तक ये चीज़ जो है ना वो पहुंचे। लिहाजा ये चीज़ें जो है ना वो साथ साथ जो है ना वो चलती भी रहती है। बाकी भाई एक धार्मिक वोट जो है ना वो एक हमारे तो इधर बहुत अब ये चीज़ कम हो गई है, क्योंकि यहाँ पे एक मेजोरिटी एक ही एक धर्म है, जिस वजह से एक इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता। लेकिन इंडिया में इस चीज़ को काफ़ी लेकर एक हाइपर क्रिएट किया जाता है, जिस वजह से आप इस चीज़ को नहीं जुटला सकते कि वहाँ पे एक धार्मिक वोट नहीं पड़ता, वहाँ पे भी पड़ता है। लेकिन इसमें भी भाई कोई शक नहीं है कि जो एक यूथ की बात करे तो भाई वो इसमें ज़रूर एक इंटर है। एक यूथ मतलब कि यंग जिनको पहले एक पॉलिटिक्स का कोई एक लेना देना नहीं होता था, लेकिन आप भाई सारों का एक इंटरेस्ट है। आप कोई बंदा मतलब कि ये
नहीं कि वो फ्री में बैठा है और उसको पता नहीं है हर चीज, हर बंदा अब जानता है और पूरा एक वर्ल्ड में जैसे एक इलेक्शन स्टार्ट होते हैं ना, आप एक इंडिया की बात कर ले यूथ, उसमें कितना मतलब कि एक शामिल है, हर एक छोटे से छोटा बच्चा जानता है कि ये पार्टी ऐसी है, ये मतलब कि करप्शन करती है, ये सारा कुछ करती है। पहले ऐसा कोई सीन नहीं होता और इसकी सारी एक बदौलत ये एक सोशल मीडिया ही है। नहीं, आप देखो ना, एक सारा क्रेडिट नहीं दे सकते पार्टी को कि एक पार्टी एक सोशल मीडिया के ऊपर एक 100% खर्च कर रही है और वो 100% जो खर्च कर रही है वही लोग आपके बयानिए को लेके चल रहे हैं। ये कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि आप एक ये कह सकते हैं कि तकरीबन 70% लोग ऐसे हैं जो कि खुदकार के तौर पे एक अपनी आपकी चीज़ों को लेके चल रहे हैं। मिसाल के तौर पे हम इस तरह की, या ये पॉडकास्ट उन्होंने बनाया, इसके नीचे कम से कम अगर आपको 1000 कमेंट मिलेगा, मुझे नहीं लगता अभी उसमें एक बंदा पेड होगा। वो सारे क्या होंगे, अपने तहत एक, या जो एक लोग जो एक सारा दिन एक चीज़ों को देख रहे हैं वो अपने तहत एक कमेंट कर रहे हैं और इस चीज़ को या बयानिए को लेके चल रहे हैं, क्योंकि वो ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये चीज़ ठीक है, ये गलत है। तो ये चीज़ें जो है ना वो चलती रहती हैं। बिल्कुल, तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह।